नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों में आज रफ्तार तो बनी हुई है और एक थोड़ी देर पहले बाजार में खरीदारी आई थी। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा था, लेकिन उसके बाद एक रेंज बाउंड वापस मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी 22,686 687 के जोन्स में, सेंसेक्स करीब 74,740 के जोन्स में 1/4% की बढ़त है। निफ्टी बैंक फ्लैट करीब 49,226 231 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स स्लोली एंड स्टेडली अपटिक्स ले रहा है और वापस डे हाई की तरफ रफ्तार दिखा रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस के फेवर में, ना केवल फ्रंट लाइन मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में, बल्कि एफएनओ में भी, जहां पर एनएससी में करीब 1200-1250 शेयर तेजी में है। 1026 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 2058 शेयरों में तेजी, 1747 शेयरों में बिकवाली। एफएनओ के 122 शेयर तेजी में, 74 शेयरों में बिकवाली। और बैंक निफ्टी के 5 शेयरों में खरीदारी, 7 शेयरों में बिकवाली सो फार देखने को मिले। तो मार्केट्स में अब तक तो एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी ही है। की कंट्रीब्यूटर में एचडीएफसी बैंक 23 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। पावर ग्रिड 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन और आईटीसी करीब 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। प्रॉफिट टेकिंग आज कह दिया आप आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, भारतीय एयरटेल में और साथ ही साथ एक्सिस बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक तो लगातार प्रेशर में, आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट टेकिंग है और एक्सिस में प्रॉफिट टेकिंग है और भारतीय एयरटेल भी 11-12 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन साथ कामकाज कर रहा है। राजेश पालिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बातचीत करेंगे उनसे और समझेंगे मार्केट्स के ऊपर किस तरह की सिचुएशंस को वो रीड कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बाजार को। साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन राजेश जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आज निफ्टी एक्सपायरी है तो 22,700, 22,750, 22,800 यहाँ पर आपको कॉल राइटर सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। हालांकि 22,600, 22,650 ये वो जोन है जो कि पहले रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट के तौर पे कामकाज कर रहा है। तो 22,600, 22,650 के आसपास पुट राइटर है। 22,500 पर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। एक्सपायरी कहाँ होगी और राजेश जी से हम बातचीत करेंगे उसके ऊपर। निफ्टी बैंक में 49,400, 49,500 और 50,000 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है। नीचे 49,300, 49,100 और 49,000 के जोन्स के अंदर आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो हीट मैप की सिचुएशन में सो फार बुलिश साइन है, जहां पर 84 शेयर लॉन्ग है। करीब 31 शेयरों में आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी, 50 शॉर्ट्स हैं और 14 शेयरों में अनवाइंडिंग है। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, ये भी एक बार देख लीजिए। आज मेजरली लॉन्ग्स बन रहे हैं आरईसी में। कुछ ही देर में हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इंडिया मार्ट में 9% ऊपर, चोलामंडलम इन्वेस्ट 8% ऊपर, एचपीसीएल और पीएफसी दोनों में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, दोनों करीब 7% ऊपर है। बायोकॉन में शॉर्ट कवरिंग है 4% ऊपर। टाटा केमिकल नंबर का प्रेशर था, आज शॉर्ट कवरिंग में आया। कैनफिन होम करीब 2.5% ऊपर। वेदांता और फेडरल बैंक दोनों में 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। प्रेशर में गोदरेज प्रॉपर्टीज, वो न्यूज फ्लोज के बीच में यहाँ दबाव है। आईजीएल 3% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक बिकवाली है। गेल और पीएनबी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्साइड, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर 1% के आसपास का फॉल आपको दिखाई पड़ेगा। इन नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू कि एक्सपायरी किस तरह से आप रीड कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बरकरार है मार्केट्स में और आज भी खरीदारी है। 22,600, 22,500, 22,650 ये वो जोन है जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट है। सो आप कैसे अब देख रहे हो मार्केट्स को, स्पेशली निफ्टी को या निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट का टेक्सचर तो बुलिश ही है जरूर। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा मार्केट एक म्यूटेड बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है, बट ओवरऑल देखें तो हमें लगता है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। जो भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है ओपन रखना चाहिए। हमें लगता है यहाँ से फर्दर मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। डेटा की बात करें अगर आज निफ्टी की, तो 22,600, 22,500 पे अच्छा पुट बेस कंसंट्रेशन बना हुआ है। इवन देखें तो 22,700 पे भी पुट बेस कंसंट्रेशन है। तो ये दिखाता है कि अगर आज 22,700 स्पॉट पे क्रॉस होता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। क्योंकि मेजर कॉल राइटर्स जो है वो 22,700 की स्ट्राइक पे ही आज एक्टिव है। और अगर हम देखें तो प्रीमियम्स काफी श्रिंक हो चुकी है। लो आईवीज ट्रेजेक्टरी में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जो राइटर्स है उसके लिए काफी रिस्क है मार्केट में। अगर हम 22,700 अगर आज क्रॉस करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है, जो कि निफ्टी को 22,750 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पे अगर छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 22,650, 22,640 स्पॉट पे, तो वहां पे बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 22,590 के आसपास और अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22,750 के। और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और हम वापस से न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वापस आते हुए दिखेंगे, जिस तरीके का ब्रॉड बेस्ड बाइंग मार्केट में बनते हुए दिख रही है। तो
नए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में हम वापस जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। राजेश सर, लाइकवाइज निफ्टी बैंक 50,000 की दहलीज से उस दिन घूमा और ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही कामकाज कर रहा है, क्या करें? तो देखिए बैंक निफ्टी में जरूर आज एक थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिला हायर साइड पे, बट अगर हम देखें तो अभी भी जिस तरीके से 49,000 का लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी पे, 49,000 49,100 जहाँ पे मेजर पुट बेस्ड कंसंट्रेशन है वो इंटैक्ट है। तो ये लेवल अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी बुलिश ही है। बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर कोटक बैंक को छोड़ दे तो बाकी सारे बैंक्स एक अच्छे मोमेंटम में ही यहाँ पे हमें लगता है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस रैली को एक्सटेंड करने के लिए, वो होगा करीब 49,600 49,650 का। ये लेवल अगर क्रॉस होता है बैंक निफ्टी स्पॉट पे तो यहाँ से ये रैली एक्सटेंड होगी और फिर 50,200 तक ये बैंक निफ्टी की रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा ब्रीदर यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस जो रखना है बैंक निफ्टी स्पॉट पे वो 49,000 का, जब तक ये लेवल बना हुआ है लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखें। ओके, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड ही आप यहाँ पर भी रखेंगे। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, ऐसे बाजार में शॉर्ट करना तो अभी सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। लॉन्ग के ही ट्रेड है। पहला स्टॉक है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसमें बीपीसीएल पे बुलिश व्यू है। जिस तरीके से फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज यहाँ पे होते हुए दिखा है और उस वीकली चार्ट पे एज वेल एज अगर हम डेटा देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला। पूरा ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक मोमेंटम है। बीपीसीएल फ्यूचर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। टारगेट हायर साइड पे 655 660 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 628 का। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अशोक लीलैंड, जो कि एक आज ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 210 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में ऐड करें। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 193 के आसपास। वो जो तीसरा स्टॉक हमें आज पसंद आ रहा है वो है चोला फाइनेंस का। चोला फाइनेंस को भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है ये स्टॉक में, ये स्टॉक अब हमें लगता है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। 1300 के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो चोला फाइनेंस में हमें लगता है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1265 के आसपास। अपसाइड में टारगेट होना चाहिए 1330 1340 की तरफ। ओके, तो तीन नाम जो लॉन्ग साइड पर हैं, तीनों के तीनों। इसमें बीपीसीएल पहला नाम है जिसको आप ओएमसी स्पेस से पिकअप कर सकते हैं 655 660 रुपए के टारगेट्स के लिए। 628 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। अशोक लेलैंड दूसरा नाम है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और करीब करीब 210 के टारगेट्स के लिए 193 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और चोलामंडलम ये तीसरा नाम है जहां पर आप लॉन्ग जाएंगे 1330 के टारगेट्स के लिए। 1340 दूसरा टारगेट है, 1265 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। कोई इंसिडेंस है, पहला नाम ए, दूसरा नाम बी, तीसरा नाम सी। अशोक लेलैंड, बीपीसीएल और चोलामंडलम, एबीसी, इन तीन कॉल्स के ऊपर आप नजर बना के रखेंगे। आगे भी मैं राजेश जी से बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। नंबर से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं आरईसी के, जहां पे Q4 में कंपनी की ब्याज आय करीब 25% बढ़ी है, मुनाफे में भी 34% की ग्रोथ रही है। ग्रॉस एनपीए में भी करीब करीब हल्का सुधार रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़कर करीब 3.6% के आसपास आए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कंपनी के CMD विवेक कुमार देवगन सर। विवेक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन आपसे बातचीत करने से पहले जरा आरईसी का एक साल का चार्ट लेकर आइए, उसके बाद मैं विवेक सर से बातचीत शुरू करूंगा। एक साल के अंदर आरईसी लिमिटेड के स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आई है और आप किसी भी पायदान पे किसी भी समय पर इस अगर स्टॉक में घुसे होंगे तो भी आपको मिनिमम कम से कम 50% गेन तो आया ही होगा। 300% का रिटर्न एक साल में स्टॉक दे चुका है। विवेक सर, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग कि 300% का रिटर्न स्टॉक देकर गया है? इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी के नंबर्स में भी है और शेयर होल्डर्स को भी आपने रिवॉर्ड किया है। क्या इंटरनल्स हैं, किस तरह से आप लोग कामकाज कर रहे हो, ऐसा क्या बदलाव हो रहा है कंपनी के अंदर? दो तीन चीजें हुई हैं आरईसी में। सबसे पहले क्लियर कट बिजनेस स्ट्रेटेजी। आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, अब हमने इसका फोकस चेंज करके रिन्यूएबल एनर्जी फोकस कंपनी कर दिया है। दूसरा कि असेट अंडर मैनेजमेंट हमारा पिछले साल ग्रोथ 13% हुआ था, इस साल 17% हुआ है।
हमने एक लॉन्ग टर्म विजन रखा है कि अगले 5 से 6 साल में हमें अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट डबल करना है। अभी लगभग 5,09,000 करोड़ है, इसे हम बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने की का हमने क्लियर कट बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है। दूसरा है कि हमारा अभी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो लगभग 35,000 करोड़ है, उसको हम उसमें 10 गुना वृद्धि करके लगभग 3 लाख करोड़ करना चाह रहे हैं 2030 तक। और साथ ही साथ हमारे कन्वेंशनल जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में पावर सेक्टर में काफी सुधार आया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जो रिवाइम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आई थी और लेट पेमेंट सरचार्ज रूल आया है। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उसके कारण जेनको तो ट्रांसमो के भी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। तो ओवरऑल पावर सेक्टर में ग्रोथ नजर आ रहा है, पावर डिमांड बढ़ रही है। पिछले साल 8% बढ़ा था, इस साल इस वर्ष के अप्रैल माह में, अप्रैल 2024 में पावर डिमांड 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब देखते हुए ओवरऑल इकोसिस्टम में काफी इम्प्रूवमेंट है और हमारे क्लियर कट बिजनेस स्ट्रेटजी को हमारे इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है। तो विवेक सर, सब सेगमेंट वाइज अगर मैं जाता हूं तो आप खुद भी कह रहे हैं कि रिन्यूएबल स्पेस के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस है कंपनी का, जो कि कंपनी के नंबर्स में Q4 के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है Q ऑन Q बेसिस पे वहां पर, और जनरेशन और ट्रांसमिशन थोड़ा सबड्यूड है भले, लेकिन वहां पर भी ग्रोथ है। सो गोइंग फॉरवर्ड जो की ग्रोथ ड्राइवर रहने वाले हैं यहाँ से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो क्या मैं उसमें रिन्यूएबल को ही पूरा तवज्जो दोगे आप लोग, या बाकी दोनों एरियाज जो है उनके ऊपर भी अच्छा थ्रस्ट मान के चले आने वाले समय में? दोनों एरिया में फोकस रहेगा। जैसे अब पिछले साल की बात करें, हमने पिछले साल 1,36,000 करोड़ का सैंक्शन किया रिन्यूएबल एनर्जी में अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। जैसे देखा जाए तो हमने लार्ज हाइड्रो के 32,450 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी थी, फॉलोड बाय पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जिसमें हमने 28,304 करोड़ की स्वीकृति दी। फिर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 21,565 करोड़ की स्वीकृति दी। सोलर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 21,000 करोड़ की स्वीकृति दी। और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया में हमने 8,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 7,200 करोड़ की स्वीकृति दी है। तो आप देखेंगे कि हमने पूरा अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कवर किया है रिन्यूएबल एनर्जी फोकस में। परंतु डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में विद रिवाइम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और लेट पेमेंट सरचार्ज के आने के बाद पिछले 2 वर्षों में काफी सुधार आया है। तो इस वर्ष और अगले 2-3 वर्षों में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आरडीएसएस के तहत लॉस रिडक्शन के काफी कैपेक्स से काम होने हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन होना है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रोजेक्शन दिया है कि कंट्री को लगभग 94 गीगावाट कोल बेस्ड कैपेसिटी की आवश्यकता होगी अगले 8 सालों में 2032 तक। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट भी ब्राउन फील्ड सेक्टर में आने की उम्मीद है। इस कारण हमारा ग्रोथ न केवल रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में बल्कि कन्वेंशनल जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी काफी होने की उम्मीद है। तो विवेक सर, मैं AUM के नंबर देख रहा था, एक तरफ जनरेशन के नंबर अच्छे हैं, रिन्यूएबल के नंबर अच्छे हैं, साथ ही साथ TND के नंबर भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिले वहां पर AUM साइड पर। प्लस अगर लोन मिक्स की बात करूं तो स्टेट सेक्टर की ग्रोथ के सामने प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग आता दिखाई पड़ा है। वहां पर नंबर YOY Q on Q दोनों में बहुत अच्छे हैं। तो क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही है कि जो बाहर से ऑर्डर है अदर देन स्टेट वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, अदर देन प्राइवेट PSU वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और दूसरा TND और स्मार्ट मीटरिंग इसको लेकर बहुत काम हो रहा है, तो क्या इस पर भी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें आने वाले समय में? जी, देखिए, जो कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी 40 से 50 साल पुराना है। तो रिवाइम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम तो अगले 2-3 साल रहेगी। उसके पश्चात भी सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपना जो कंडक्टर है, पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर है, सबको इसका अपग्रेडेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगले 10 से 15 सालों में ह्यूज कैपेक्स के रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। और ट्रांसमिशन सेक्टर में जो रिन्यूएबल एनर्जी जो इंटरमीडिएट होता है अपने नेचर में, उसके लिए हमें स्टोरेज सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पंप स्टोरेज हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो, या हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी काफी काम हो रहा है। तो इवैक्यूएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के रूप में ट्रांसमिशन का भी काफी स्कोप है। तो ये सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। और विशेषकर जो कोल बेस्ड कैपेसिटी है, जो बेस लोड है, वो हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आता है। उसमें लगभग हमें 94 गीगावाट कैपेसिटी का एडिशन करना है अगले 8 वर्षों में। तो इसका, क्योंकि कोल बेस्ड कैपेसिटी का जो थर्मल पावर प्लांट आते हैं उनको लगाने में लगभग 5 से 6 साल लगते हैं।
तो इसके लिए सैंक्शन होगा 94 गीगावाट कैपेसिटी का, अगले 2-3 सालों में ही इसका वित्तीय स्वीकृति देनी पड़ेगी ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन अगले 5 से 6 सालों में हो सके। ओके विवेक सर, दो ये बहुत ज़्यादा मतलब अटकलें हैं खाली, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है, तो क्या कोई ओएफएस या कोई फंड डाइल्यूशन काइंड ऑफ जो कहीं से आने की उम्मीद हम लगा के चलें क्या, क्योंकि बहुत बढ़िया रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स को मिला है, तो गवर्नमेंट भी कुछ हद तक इसको इनकैश करने की सोच सकती है, तो क्या ऐसी भी कुछ अटकलें लगा के चली जा सकती हैं अभी? तो हमारा प्रयत्न है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स को हम सुटेबली रिवॉर्ड करें, क्योंकि कंपनी का फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,019 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है पिछले वर्ष में, और ये उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो हम सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को रिवॉर्ड करें, इसके लिए भी हमारे बोर्ड और डायरेक्टर ने हमें अधिकृत किया है, जो 30 अप्रैल की बैठक हुई थी उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर, एक तो आपको हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और डिटेल्स में बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी आपके ऊपर, मैं समझ सकता हूं कि लगातार अच्छी तेज़ी आई है स्टॉक में, तो उम्मीदें भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स आपसे लगा रहे होंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे कंपनी के CMD विवेक कुमार देवांगन सर को, जो कि REC के नंबर्स पर हमसे चर्चा कर रहे थे। स्टॉक आज F&O का टॉप गेनर भी है एंड एज वी स्पीक 9% की शानदार तेजी के साथ डे हाई पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और REC के ऊपर आगे बातचीत करेंगे हम राजेश सर से, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एस्प्रेसो और मार्केट्स के अंदर तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, 83 अंकों की बढ़त है निफ्टी में, सेंसेक्स करीब 281-82 अंकों पर, निफ्टी बैंक हालांकि आज 150 अंकों के आसपास का फॉल दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप भी एक रेंज में है, पॉजिटिव बाय साथ पूरा बाजार अभी सो फार कामकाज कर रहा है। राजेश सर, REC में भी बात करनी थी आपसे और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन, दोनों पर आप अगर अपना व्यू दे पाए। तो देखिए सुमित जी, REC तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। अगर हम डेली चार्ट भी देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। व्यू हमारा बुलिश ही है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे एक 3-4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिले, हमें लगता है नेक्स्ट इसका पड़ाव 590-600 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, ट्रेल करें। स्टॉप लॉस को यहाँ पे करीब 525 के आसपास, यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली इसमें अच्छा पोटेंशियल है 590-600 की तरफ। अब ऑप्शन पे जो आते हैं, ऑप्शन में हमें लगता है यहाँ पे मेटल स्पेस और उसमें वेदांता हमें पसंद है। ये स्टॉक हमने पहले भी चैनल पे रिकमेंड किया था, इलेक्शन सिलेक्शन कैटेगरी में ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया था और हम बुलिश व्यू यहाँ पे होल्ड करते हैं। और आज जिस तरीके से बाइंग यहाँ पे वापस से आते हुए दिखी है, वेदांता पे व्यू बुलिश है। तो हम यहाँ पे 415 एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 16-17 रुपए के रेंज के आसपास, 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है वेदांता का ये मूव 430-440 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 415 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं, वो होना चाहिए करीब 26 रुपए से 30 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 11 रुपए के आसपास। ओके, तो 11 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। वेदांता की करीब 415 की कॉल पे 16-17 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 430-440 ये स्पॉट पे शायद दाम जाता हुआ दिखाई पड़े, ऐसा राजेश सर का मानना है। तो 2630 ये आपके टारगेट्स रहेंगे इस कॉल में, करीब 415 की कॉल में 26 रुपए का टारगेट और 30 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर, बाजार पर राय रणनीति अपनी हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे, एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार सांस बहू सेंसेक्स। नमस्कार।